जय हिंद। मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल फोर्थ का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इसमें हम लोग जीके जीएस का 75 क्वेश्चन डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 समान अध्ययन से क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन समान अध्ययन से है। ठीक, इसमें समान अध्ययन और समान विज्ञान का क्वेश्चन कराया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन समान अध्ययन से है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा समान अध्ययन में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 338। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। और कौन सा ऑप्शन सही है? 2, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर की पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा का 2, सिंधु दुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? बताइए, कौन सा पूरा पाषाण स्थल नहीं है? बराबर गुफा। कौन है? बराबर गुफा, बराबर का गुफा। ठीक, बराबर गुफा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है? निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया गया है। बताइए, महान स्नानागार कहाँ पाया गया? 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2, मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बुध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते थे? किस महाजनपद से आते थे बुध और महावीर? बताइए। मगध। किस महाजनपद से आते थे? मगध। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है? संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है पहला, देखिए ऑप्शन है पहला, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है? कौन सा ऑप्शन सही है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? 4, समानता का अधिकार। कौन सा सही है? समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा? निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें मतलब भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन
प्रक्रिया का भाग है? बताइए कौन सा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? केवल दो, एक दो तीन, सभी या दो तीन चार? कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का उपयुक्त सभी मतलब भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, ये जो सभी कार्यक्रम जो है वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या करा है? बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। बताइए बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है कौन कौन परियोजना? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना या वान सागर परियोजना? कौन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है? सोन परियोजना। कौन परियोजना? सोन परियोजना। ठीक है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद बताइए? 10 का अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद? 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? बताइए, संस्कृत, ब्राह्मी, यूनानी या द्रविड़? ब्राह्मी। कौन सा? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए, किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? कौन सा ऑप्शन सही है 12 का? 3, तुंगभद्रा। कौन सा होगा? तुंगभद्रा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बताइए। फ्रोबेल। कौन थे? फ्रोबेल। ठीक, 14 में क्या करा है? भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? 1757, 1760, 1767 या 1770? कौन सा ऑप्शन सही है? 3, 1767। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या करा? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? बताइए, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है? किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? बताइए। 25 जनवरी। किस दिन? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? बताइए, कौन नहीं है? महानंदा। कौन नहीं है? महानंदा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम की
बहुतायत, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति या फॉस्फेट की बहुतायत। कौन सा ऑप्शन सही है 19 का? ऑप्शन नंबर 3 सही है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है, शून्य काल का अर्थ क्या है? ये सही क्वेश्चन है, बताइए शून्य काल का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 2, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए उसे ही शून्य काल का अर्थ कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, जुलाई 2025 में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? अशोक गजपति राजू, प्रोफेसर असीम कुमार घोष, कविंदर गुप्ता या सत्यपाल मलिक। कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 21 का? ऑप्शन नंबर 3 कविंदर गुप्ता। कौन सही होगा? कविंदर गुप्ता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड, अमेजोन बेसिन, गंगा बेसिन या साइबेरियाई मैदान। कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 22 का? ऑप्शन नंबर 2 अमेजोन बेसिन। कौन सा सही है? अमेजोन बेसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा, अवमूल्यन का अर्थ है? अवमूल्यन का अर्थ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अवमूल्यन का अर्थ है ऑप्शन नंबर 3 अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बताइए बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन वो सही है? ऑप्शन नंबर 2 किशनगंज। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 किशनगंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण एक परमाणु रिएक्टर था वह है? बताइए, मॉस्को, चेरनोबिल, बेलग्रेड या व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक। कौन सा ऑप्शन सही है 25 का? 2 चेरनोबिल। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 चेरनोबिल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब, मुक घाटी जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? केरल। कहाँ स्थित है? केरल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? बताइए दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? किस नदी बेसिन को कहा जाता है भारत का रूर? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। कौन सा ऑप्शन सही है 28 का? ऑप्शन नंबर 1। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 दामोदर। कौन सा? दामोदर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ या ब्राव। देखिए यहाँ महावीर और ऋषभ देव होगा, ठीक, ऋषभ देव। और यहाँ पाशव क्या होगा? पाशवनाथ। कौन सा होगा? पाशवनाथ। ठीक है, तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर या ऋषभ देव या पाशवनाथ या पद्मनाभ। पद्म ब्राह्व दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है 29 का? 29 का ऑप्शन 2 होगा सही, ऋषभ देव। ठीक है, जबकि सेट में गलत दिया गया है 1। ठीक है, 29 का 2 सही होगा, ऋषभ देव। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैन धर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अनुशासित अहिंसा के माध्यम से आध्यात्मिक पवित्रता और ज्ञानोदय का मार्ग सिखाता है। क्या है? ज्ञानोदय का मार्ग सिखाता है। ठीक, जैन धर्म समझ गए। देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक, आदिनाथ का अर्थ होता है प्रथम स्वामी या प्रथम प्रवर्तक। आदिनाथ का अर्थ क्या होता है? प्रथम स्वामी या प्रथम प्रवर्तक। ठीक है, उसके बाद देखिए, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का मूल नाम वर्धमान। ठीक, महावीर का मूल नाम वर्धमान। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आध्यात्मिक शिक्षक थे। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आध्यात्मिक शिक्षक थे। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था पदम ब्राभ। क्या ऑप्शन में दिया था? पदम ब्राभ। जबकि क्या होगा? पद्म प्रभु। क्या है? पद्म प्रभु जैन धर्म के वर्तमान पद्म प्रभु भी नहीं होंगे वो। और देख ऑप्शन में पद्म बराव है ना। ठीक, ऑप्शन में जो पद्म बराव है वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, पद्म बराव नहीं होता है, पद्म प्रभु जो कि जैन धर्म के वर्तमान अवस्पीर्णी काल के छठे तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? छठे तीर्थंकर थे। ऑप्शन में महावीर दिया गया था। ठीक है, महावीर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। जैन सॉरी, महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और एक ऑप्शन में था ऋषभ देव, तो ऋषभ देव जो थे पहले तीर्थंकर थे, ठीक, जिन्हें आदिनाथ भी कहा गया। और एक ऑप्शन में था आपका पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर और आध्यात्मिक शिक्षक थे। ठीक, उसके बाद ऑप्शन में आपका था पद्म बराव, जो कि होता है पद्म प्रभु, जो जैन धर्म के वर्तमान अवस्पीर्णी काल के छठे तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन के सब समझ लिए हम लोग। एक है पद्मनाभ, विष्णु भगवान के कई स्वरूप हैं। ठीक, जिसमें जिसमें से एक है भगवान पद्मनाभ। ठीक, उनके इसी स्वरूप को समर्पित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पद्मनाभ का अर्थ होता है जिसके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ हो। यह नाम भगवान विष्णु को इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही था, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव।
महावीर, पार्श्वनाथ और पद्म प्रभु सबके बारे में बता दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में करा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, बताइए। आपके चार ऑप्शन ये रहे। हिमालयी नम शीतोष्ण वन, उस उप उप उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में करा है भारत 2025 ऊर्जा बदलाव सूचकांक में कौन से स्थान पर आ गया है, बताइए। 31 का ऑप्शन नंबर 2, 71वां। कौन सा ऑप्शन सही है? 2, 71वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में करा है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? कौन सा है, बताइए। ब्याज का भुगतान। कौन सा सही होगा ऑप्शन? ब्याज का भुगतान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। 34 का 34 का क्वेश्चन है कि कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? दिल के देश के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 सही है, छोटा नागपुर पठार। कौन सा? छोटा नागपुर पठार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है, बताइए। ऑप्शन नंबर 4, ब्रोमीन। कौन सा पदार्थ? ऑप्शन नंबर 4, ब्रोमीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करा? करा पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है, बताइए। काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या अरल सागर। कौन सा ऑप्शन सही है 36 का? 3, भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में करा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है 37 में? कौन सा ऑप्शन सही है? 2। यहाँ देखिए 3 3 है, नहीं 2 होगा। शिव सुब्रमण्यम रमन। कौन सा ऑप्शन सही है? 2, शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, पीएफआरडीए का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है। पीएफआरडीए के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन 20 जून 2025 को 20 जून 2025 को पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है। उन्होंने दीपक मोहंती का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? दीपक मोहंती का स्थान लिया।
पीएफआरडीए में शामिल होने से पहले वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। कौन? शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है तेज और सम्मिलित विकास। ठीक है। दूसरा है तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास। तीसरा है तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास। चौथा है तेज सतत। सतत यानी क्या होता है? टिकाऊ। सतत यानी टिकाऊ। ठीक। टिकाऊ और अधिक सम्मिलित नहीं होगा, क्या होगा? समावेशी। क्या होगा? समावेशी। समावेशी विकास। तेज, टिकाऊ यानी सतत और अधिक समावेशी विकास, इसमें सम्मिलित दिया है। ठीक। जो कि क्या होगा? समावेशी विकास होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है 38 का? 38 का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। यही सही है, ऑप्शन नंबर 4, तेज, सतत, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए यही हम बता रहे थे, तेज, टिकाऊ यानी सतत और अधिक समावेशी विकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या होगा? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं तेज, टिकाऊ यानी सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। जो कि वहां सम्मिलित दे दिया था, है ना, समावेशी की जगह। तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 में कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, कौन सा आता है? मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार। ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था मौलिक अधिकार के बारे में? संविधान का हृदय और आत्मा है। मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32। ठीक है। 39 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करा? बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? पटना का आयुक्त कौन था बताइए। विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी। अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, कौन सी भाषाएं हैं बताइए। संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? कौन सा ऑप्शन सही है 42 के? 2, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43,
रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फौज। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय फौज। ठीक है। देखिए, रास बिहारी बोस ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जिसने बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज के गठन की नींव रखी। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या करा। भारतीय भाषाओं के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी मॉडल एआई आधारित एलएलएम क्या है? एलएलएम का नाम क्या है? बताइए। एलएलएम क्या है? भारत जेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा 44 का? 3, भारत जेन। ठीक है। देखिए, भारत जेन दुनिया का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। क्या है? मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया है। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की ओर देखते हैं। 45 की ओर चलते हैं। 45 में क्या करा? मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? बताइए, किसके जन्म दिवस पर हुआ? सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, लक्ष्मीबाई या विजय लक्ष्मी पंडित? कौन सा ऑप्शन सही है 45 का? ऑप्शन नंबर 2, कस्तूरबा गांधी। ठीक है। कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर ही क्या जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है। देखिए, 45 का ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया था, जो कि हम सुविधा के लिए क्वेश्चन के नीचे ही लिख दिए थे। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र है 46 का? ऑप्शन नंबर 4, कृषि क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एस ई एन ए सेना यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? बताइए। 4 नाम है, शाहिन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या नसीम शाह। कौन सा ऑप्शन सही है 47 का? जसप्रीत बुमराह, है ना? 48 में देखिए, देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है? देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? कौन सा रैंकिंग है? चौथा। ठीक है। 49 में क्या करा? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? बताइए, कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया था? अशोक का शिलालेख था वो। शाहबाज गढ़ी। कौन सा? शाहबाज गढ़ी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर एक, प्राथमिक शिक्षा। कौन सा सही होगा? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। 1 से 50 तक हम लोगों ने सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देखा और अब हम लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस ना। तो सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, यानी 51 नंबर। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। यदि जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 51 का? ऑप्शन नंबर 4, 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। यदि जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो कुल समय यानी कैपिटल टी, तो कुल समय कैपिटल टी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। ठीक है। तो कुल समय बराबर 10 सेकेंड। ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण जी यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। अब इसका गणना कीजिए। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कुल समय का आधा समय लगता है। कुल समय का आधा समय लगता है। ठीक है। ऊपर जाने का समय स्मॉल टी, ऊपर जाने का समय स्मॉल टी बराबर T/2। T/2 यानी कुल समय, T/2 बराबर टी कितना था? 10 सेकेंड था, तो 10/2 यानी कितना आ गया? 5। तो ऊपर जाने का समय कितना गया? 5। ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग भी 0 हो जाता है। ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग, जो अंतिम वेग को भी मानते हैं, तो अंतिम वेग भी 0 होता है। गति के पहले समीकरण क्या है? गति के पहले समीकरण v बराबर u माइनस जी टी का उपयोग करते हुए, v बराबर u माइनस जी टी का, v बराबर u माइनस जी टी का उपयोग करते हुए। ठीक है। देखिए v बराबर u माइनस जी टी। ठीक, तो v का मान 0 बराबर u, ठीक, माइनस जी दिया हुआ था 10 और टी निकाले थे ऊपर जाने का समय 5। तो u बराबर सॉरी 0 बराबर u माइनस 10×5 = 50 हो जाएगा। तो u बराबर के इधर है, तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस u, फिर -50 को इधर ही रहने देंगे, बराबर के इधर ही रहने देंगे, तो -50 ही रहेगा। माइनस माइनस खत्म, तो u बराबर कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो u बराबर क्या होता है? प्राथमिक गति ही होता है, मतलब जो पहला फेंका गया था, है ना, जो पहले फेंका गया था उसका आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। देखिए इसमें भी कह रहा है फेंके जाने की गति बताइए। फेंके जाने की गति यानी प्रथम गति, यानी शुरुआत में जो फेंका था वो यू आया। ठीक है। तो यू बराबर कितना आया? 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 की ओर। 52 में क्या करा? करा लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ों यानी कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? देखिए समान आकार, एक समान ऊंचाई से, है ना, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो समान आकार का टुकड़ा है और समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो बताइए कौन सा टुकड़ा पहले पहुंचेगा?
पृथ्वी पर? लकड़ी, मोम या लोहा, या सभी साथ साथ पहुंचेंगे? कौन सा ऑप्शन सही है 52 का? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक, देखिए, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? यह क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर सुनिए। निर्वात यानी वैक्यूम में या वस्तु के प्रतिरोध को नगण्य मानने पर किसी वस्तु के गिरने की दर उसके द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ऐसा नहीं कि लोहा है तो पहले पहुंच जाएगा, नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, यही बता रहा है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, सभी वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी से डिनोट करते हैं इसको, तो सभी वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण से गिरती है। समान गुरुत्वीय त्वरण जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, से गिरती है, इसलिए वे एक ही समय में जमीन पर पहुंचेगी। इसलिए वे एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि लोहा का द्रव्यमान ज्यादा है तो लोहा पहले पहुंच जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, सभी एक साथ ही नीचे पृथ्वी पर पहुंचेगी, यानी जमीन पर पहुंचेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या करा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है 53 का? घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, देखिए, डिटर्जेंट के अणु जल के अणुओं के बीच के आकर्षण बल यानी कोहेसिव फोर्स को कम कर देते हैं, जिससे सतह का तनाव कम हो जाता है। इसी कारण पानी कपड़ों के रेशों में गहराई तक जाकर सफाई कर पाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 देखते हैं अब। 54 में करा, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुल जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, भाप हल्का होता है? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, कौन सा ऑप्शन सही है 54 का? एक, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में कैसी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक, देखिए 54 का ही है। 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में उसी तापमान के उबलते जल की तुलना में अधिक ऊर्जा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। जब जब भाप त्वचा के संपर्क में आती है और पानी में बदलती है तो वह यह अतिरिक्त ऊष्मा शरीर को देती है, जिससे जलन अधिक गहरी होती है। ठीक है, इसलिए जब भाप से हाथ जलता है तो ज्यादा लहरता है ना, क्योंकि क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है भाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में क्या करा है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहुंचाने जा सकता है। दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 55 का?
55 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। ठीक है। देखिए, दो आंखों से हमें त्रिविमीय दृष्टि यानी थ्री डायमेंशनल विजन प्राप्त होती है। दोनों आंखों द्वारा देखे गए चित्रों के मामूली अंतर को मस्तिष्क जोड़कर हमें दूरी, गहराई और वस्तु की स्थिति का सटीक अंदाजा देता है। ठीक है, समझ गए। 56 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। निर्गत किरण द्वारा बना कोण है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 56 का। एक 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। दिया गया है प्रिज्म का कोण ए, प्रिज्म का कोण ए, कैपिटल ए है, प्रिज्म का कोण कैपिटल ए 60 डिग्री। ठीक। अपवर्तनांक यानी म्यू √2, आपतन कोण आई, इसको 1 मान लिए हैं, आपतन कोण आई 1 बराबर 45 डिग्री। ठीक है। स्टेप 1 है कि पहले पहले फलक पर स्नेल का नियम लगाएं। स्टेप 1 में है कि पहले फलक पर स्नेल का नियम लगाएं। ठीक है। स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। इसको 1 और इसको 1 मान चुके हैं, तो यानी साइन आई 1 बट्टा साइन आर 1। ठीक है, म्यू बराबर, तो म्यू का मान कितना था, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू का मान कितना था √2, तो √2 बराबर साइन आई का मान कितना था 45 डिग्री। आई का मान कितना था 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बट्टा साइन R1। ठीक है। देखिए √2 बराबर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। पूरा का बट्टा है तो पूरा का बट्टा दिए, साइन R1 को साइन छोड़ दिए, नीचे कुछ नहीं रहता है, नीचे कुछ नहीं रहने पर यानी वो एक ही रहता है। ठीक है, तो √2 बराबर 1/√2, 1/√2, इसको गुना में किए, गुना किए, इस तो गुना करने पर नीचे का अंक ऊपर चल जाएगा और ऊपर का अंक नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 गुना 1 ऊपर चल गया और साइन R1 नीचे आ गया, तो √2 बराबर 1/√2 इंटू 1/sin R1। ठीक है, तो देखिए √2 इंटू √2 साइन R1 बाई साइन 1 बराबर 1, यानी कि देखिए ये जो था √2 बराबर 1/√2 इंटू 1/sin R1, तो हम क्रॉस गुना किए, यानी कि साइन R1 इंटू 1 इधर जाएगा और R2। ठीक है, और इधर से गुना होगा 1 बराबर। ठीक, ये 1, देखिए पहले नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इससे गुना करने का तरीका, इसको ऊपर से ही जाएगा, ये इससे गुना होगा और ये नीचे वाला नीचे से जाते हुए ऊपर चल जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुना में ऐसा ही होता है, जैसे देखिए साइन R1 फिर गुना √2, फिर ये जो है ऊपर टप जाएगा ऊपर इस तरह से √2, तो ये दोनों √2 गुना में हो जाएगा और ये साइन R1 भी गुना में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है नीचे वाला 1 ये ऊपर टपेगा और 1 इंटू 1 इसको भी ले लेगा। ठीक, वही हम किए हैं √2 इंटू √2 साइन R1 बराबर बराबर 1 से गुना किए सब में, तो 1 ही है तो 1 आ गया। ठीक,
तो √2 और √2 कितना हो गया गुना में, तो √4 साइन R1 बराबर 1। ठीक है, √4 निकला, रूट से बाहर तो कितना हुआ 2, तो 2 साइन R1 बराबर 1। तो अब देखिए साइन R1 बराबर 1 लिख देंगे, साइन R1, अभी 2 को भूल जाइए, साइन R1 बराबर 1 लिख दिए। ठीक, ये गुना में है 2, ये 2 जो है गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 2 गुना में है तो भाग में चल जाएगा, यानी यहाँ से आप वही चीज उतार दीजिए, साइन R1 बराबर 1, साइन R1 बराबर 1 उतार दीजिए, और 2 जो गुना में है उसको भाग में लिख दें। ठीक, 2 जो गुना में है उसको भाग में लिख दीजिए, तो साइन R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब देखिए साइन R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 1/2, तो साइन R1 बराबर 1/2 है, तो 1/2 नहीं लिख देंगे, साइन R1 बराबर 1/2 जो है वो साइन किसका मान है, साइन 30 डिग्री का मान है। ठीक, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो साइन से साइन खत्म, साइन से साइन खत्म, तो R1 बराबर 30 डिग्री, R1 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब स्टेप 2 देखते हैं। देखिए स्टेप 2 में करा, दूसरे फलक के लिए अपवर्तन कोण R2 निकालें, दूसरे फलक के लिए अपवर्तन कोण R2 निकालें। तो हम जानते हैं कि A बराबर R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि A बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो A कितना है 60 डिग्री बराबर R1 30 डिग्री जो निकाले अभी प्लस R2। ठीक है, प्लस R2 हो गया, तो देखिए 60 बराबर 30, तो बराबर के इधर 30 लिखा हुआ है, तो बराबर के हम इधर लाएंगे 60 के तरफ, तो माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस 30 है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 30 बराबर R2 प्लस में है, और जबकि बराबर के उधर ही है तो हम उधर ही छोड़ दिए, तो 60 माइनस 30 बराबर R2, तो 60 में से 30 गया 30 डिग्री बराबर R2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R2 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, स्टेप 3। अब हम लोग स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 देखिए, दूसरे फलक पर स्नेल का नियम लगाएं, दूसरे फलक पर स्नेल का नियम लगाएं निर्गत कोण ई के लिए, निर्गत कोण ई के लिए, यानी साइन ई बट्टा साइन R2 बराबर म्यू, साइन ई बट्टा साइन R2, साइन ई बट्टा साइन R2 बराबर म्यू। ठीक है, म्यू हो गया, तो साइन ई बराबर म्यू इंटू साइन R2, मतलब क्रॉस गुना, इधर का इधर से गुना करेंगे, तो इधर कुछ नहीं है, एक है, क्या है, एक है, नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो साइन ई को गुना एक से करेंगे तो साइन ई ही होगा बराबर, साइन R2 का गुना करेंगे म्यू से, तो म्यू गुना साइन R2 भी हो सकता है, या साइन R2 गुना म्यू भी हो सकता है, दोनों तरीका से हो सकता है। तो साइन ई बराबर म्यू का मान √2 आया। ठीक है, म्यू का मान कितना है, √2 है, इंटू साइन R2 का मान अभी 30 डिग्री आया था। ठीक, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन ई बराबर √2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 जो है किससे बनता है, √2 इंटू √2 से बनता है, ये जो 2 है √2, √2 इंटू √2 से बनता है, यानी इसमें 2 गो √2 है, यहाँ एक √2 है, तो एक √2 से एक √2 को हम काट सकते हैं। ठीक, एक √2 को जब काटेंगे तो एक √2 बचेगा। ठीक, तो एक का ऊपर कुछ नहीं है तो एक ही हो जाएगा, बट्टा √2 यानी 1/√2। ठीक, 1/√2 आ गया। अब देखिए साइन ई बराबर साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री क्या आया, 1/√2 का मान होता है कितना, साइन 45 डिग्री का, 1/√2 साइन 45 डिग्री का होता है। ठीक, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो साइन ई बराबर साइन 45 डिग्री, तो साइन से साइन खत्म, ई का मान कितना गया 45 डिग्री, ई का मान कितना गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 4 में।
देखिए नेक्स्ट स्टेप 4 है कि विचलन कोण। विचलन कोण जिसको बोलते हैं डेल्टा। क्या है? डेल्टा। विचलन कोण डेल्टा जो है कि गणना करें। ठीक। तो निर्गत किरण द्वारा बना कोण, विचलन कोण का सूत्र यानी फॉर्मूला है कि क्या है? डेल्टा है। ठीक। तो डेल्टा बराबर होता है I1 प्लस ई माइनस ए। ठीक है। तो डेल्टा बराबर I1 45 डिग्री प्लस ई का मान भी 45 डिग्री माइनस ए का मान 60 डिग्री। तो डेल्टा बराबर 45 45 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो डेल्टा बराबर 30 डिग्री। 90 में से 60 गया 30 डिग्री। ठीक। इसलिए निर्गत किरण द्वारा बना विचलन कोण 30 डिग्री है। ठीक है। तो हम लोग 56 का ऑप्शन 56 का आंसर देख लिए। ऑप्शन नंबर 1 आया 30 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। 57 में क्या करा? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 अल्ट्रासाउंड। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। ठीक। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? दोलन काल क्या होगा? कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, दोलन रुक जाएंगे या बढ़ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का? एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दोलन काल कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 में करा है मेगर मापने का एक उपकरण है। मेगर मापने का एक उपकरण है। बहुत कम प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध, या तीसरा तीसरा है एक कोइल का, चौथा है एक कोइल का प्रेरकत्व। प्रेरकत्व। कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 59 का। 59 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इंसुलेशन प्रतिरोध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंसुलेशन प्रतिरोध। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि मेगर क्या है, या मेगर की जानकारी देखते हैं और आगे कुछ क्या है। ठीक है। मेगर के बारे में देखते हैं। देखिए मेगर, मेगर के बारे में देखते हैं। मेगर मेगर एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसका उपयोग उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर मेगा ओहमीटर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला है इंसुलेशन जांच। ठीक। तारों, केबलों, ट्रांसफार्मर और मोटरों की वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन की गुणवत्ता, इंसुलेशन प्रतिरोध यानी इंसुलेशन की गुणवत्ता मापने के लिए। ठीक है। दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा है लीकेज का पता लगाना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं से करंट का रिसाव यानी लीकेज तो नहीं हो रहा है जो शॉर्ट सर्किट या बिजली के झटके का कारण बन सकता है। ठीक है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और आम तौर पर 500 वोल्टेज
1000 वोल्टेज या 2500 वोल्टेज तक के उच्च डीसी वोल्टेज उत्पन्न करके सटीक माप प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कर रहा है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10, 102 ओम लिखा हुआ है, जबकि यहाँ 102 नहीं 10 के पावर 2 ओम होगा, 10 के पावर 4, 10 के पावर 6, 10 के पावर 8 ओम। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। इसमें टाइपिंग किया हुआ है कि 102 104 नहीं, 10 के पावर 2, 10 के पावर 4, 10 के पावर 6 और 10 के पावर 8 ओम। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 102 ओम, 104 ओम, 106 ओम या 108 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है 60 का? ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक 10 के पावर 4 ओम। कितना होगा? 10 के पावर 4 ओम। ठीक है। देखिए, सूखी त्वचा का प्रतिरोध सूखी त्वचा का प्रतिरोध लगभग 10,000 यानी 10 के पावर 4, 10,000 यानी 10 के पावर 4, 1 2 3 4 4 सुनना है, वही 10 के पावर 4 लिखाया है। ठीक है, तो 10,000 यानी 10 के पावर 4। ठीक, ओम होता है 10 के पावर, ये 10,000 10 के पावर 4 ओम होता है, जबकि गीली त्वचा का प्रतिरोध काफी कम हो जाता है। ठीक है, सूखी त्वचा का प्रतिरोध लगभग 10,000 जिसको 10 के पावर 4 ओम कहते हैं होता है, जबकि गीली त्वचा का प्रतिरोध काफी कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 यानी 61 में क्या करा है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये तो सबको पता होगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए 61 का। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु संलयन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम विखंडन यानी फिजन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु संलयन और परमाणु बम विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में अंतर रखिएगा। ठीक, हाइड्रोजन बम अगर रहेगा तो मारिएगा संलयन और परमाणु बम रहेगा तो विखंडन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? बताइए। श्वसन शोथ यानी ब्रोंकिटिस, गंडमाला, गोइटर, रक्ताल्पता, एनीमिया, क्वाशियोरकोर। कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? बताइए, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 4 क्वाशियोरकोर। कौन सा? क्वाशियोरकोर। ठीक है, कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की गंभीर कमी से क्वाशियोरकोर और मेरस्मस जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग 63 देखते हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब उसे गिराने के तुरंत बाद, या उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, या भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद। कौन सा ऑप्शन सही है 63 का? ऑप्शन नंबर 3 भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ठीक, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले।
देखिए 63 में, जैसे जैसे पत्थर नीचे गिरता है उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाती है। ठीक है, मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। जमीन से टकराने के ठीक पहले जमीन से टकराने के ठीक पहले वेग जो है वेग अधिकतम होने के कारण गतिज ऊर्जा भी उच्चतम होती है। गतिज ऊर्जा यानी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी उच्चतम होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? उच्चतम होती है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या करा, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है क्योंकि ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, या फ्रिज के अंदर दाब अधिक होती है जिससे अधिक नमी बाहर जाने में मदद करती है। कौन सा ऑप्शन सही है 64 का? ऑप्शन नंबर 2, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में जाने से पहले थोड़ा 64 को और थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्रिज के अंदर का वातावरण ठंडा और शुष्क यानी लो ह्यूमिडिटी होता है। जब सिले हुए नम बिस्कुटों को फ्रिज में रखा जाता है तो बिस्कुटों की अतिरिक्त नमी फ्रिज की शुष्क हवा फ्रिज की शुष्क हवा फ्रिज की फ्रिज की शुष्क हवा द्वारा सोख ली जाती है जिससे वे फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में देखिए, गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल क्या है बताइए? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, प्राकृतिक गैस प्लस एथिल अल्कोहल, अल्कोहल में विलायित विलायित कोई गैस, या एथिल अल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल। कौन सा ऑप्शन सही है 65 का? 65 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। क्या है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। ठीक है, देखिए गैसोहोल मुख्य रूप से 90% पेट्रोल और 10% एथिल अल्कोहल जिसे एथेनॉल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और जीवाश्म ईंधन की खपत घटाई जा सके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर यानी 66 की ओर। 66 में क्या करा है यानी 66 में, किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? अल्कोहल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, बेंजीन को, या पानी को? किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं बताइए? 66 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 पानी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 पानी। ठीक है, देखिए पानी जो है अधिकांश पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सोलवेंट यानी सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सोलवेंट यानी सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। ठीक, सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, होता ना, कहा जाता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सोलवेंट यानी सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। ठीक, यूनिवर्सल सोलवेंट को ही हिंदी में सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सोलवेंट यानी सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं।
CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है, बताइए। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा? CaCO3 को हिंदी में क्या क्या बोलेंगे? इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है कार्बन का? 12%। कितना होगा? 12%। ठीक है, देखिए CaCO3 का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, इसे आम बोलचाल में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, खरिया यानी चौक, या संगमरमर, संगमरमर इंग्लिश में मार्बल भी कहा जाता है। ठीक, यह तीन तत्वों से मिलकर बना एक यौगिक है। कौन कौन? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीन तत्वों से मिलकर बना एक यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखिए CaCO3, Ca यानी कैल्शियम, C यानी कार्बन, O यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक यहाँ जो लिखे हुए हैं परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु क्रमांक, ये जो भी है 20, 6, 8, ये है परमाणु क्रमांक। और ऊपर जो दिया गया है 40, 12, 16, ये है परमाणु भार। ठीक है, तो परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, कैल्शियम भार 40, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कैल्शियम भार कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ठीक है, अब देखिए CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। सबसे पहले CaCO3 का आणविक भार यानी मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, CaCO3 का आणविक भार कैसे निकालेंगे? देखिए कैल्शियम का परमाणु भार कितना था? 40, कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। 16, लेकिन 16 नहीं लिखाएगा, ये जो तीन ऑक्सीजन तीन है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है? तीन है, तीन गो है। ठीक, ऑक्सीजन तीन गो है, तो 16 भी तीन से गुना होगा तो 48 आएगा। ठीक, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 48, तो टोटल कितना आ गया? 100। 40, 12, 48 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए CaCO3 में कार्बन यानी C, कैपिटल C का प्रतिशत पूछ रहा है। सही बात है कि अब CaCO3 में कार्बन यानी कार्बन को कैपिटल C से सिंबल देते हैं, तो कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कार्बन का जो भार है वो ऊपर लिखाएगा। ठीक, अब बट्टा कार्बन का परमाणु भार लिखाया। ठीक है, और ये जो है आणविक भार लिखाया किसका? CaCO3 का। CaCO3 का जो पूरा टोटल जो आणविक भार निकाले थे हम लोग, वो लिखे 100। चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तभी जाके प्रतिशत निकलेगा। तो कार्बन का पूछ रहा है भार, कार्बन का ही पूछ रहा है ना प्रतिशत, तो कार्बन का भार चाहिए और बट्टा में आणविक भार चाहिए टोटल, जो निकला कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का, और उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए 100। ठीक है, तो 12/100 गुना 100 जी, 100 से 100 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 12, तो 12 ही आ गया 12%। ये 100 दिए थे प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, तो अब सबको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। 12 किस लिए है? कार्बन का परमाणु भार है। 100 क्या है? आणविक भार है CaCO3 का। और ये 100 क्या है? प्रतिशत निकालने के लिए है। तो ये क्या आ गया? 12% हमारा कार्बन का प्रतिशत आ गया। ठीक है, इसलिए CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत यानी कैपिटल C है, कार्बन यानी सिंबल दिया हुआ है कैपिटल C, तो इसलिए CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12%। कार्बन का प्रतिशत कितना है? 12%। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की ओर। ठीक है, 68 अब हम लोग देखेंगे। 68 में कह रहा हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकिल, जस्ता। कौन सा ऑप्शन सही है? हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, बताइए। एक सही है, कार्बन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन है। ठीक, देखिए 68 में करा हीरा शुद्ध कार्बन का एक अपर रूप यानी एलोट्रोप है। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन का एक अपर रूप यानी एलोट्रोप है। ठीक है, 69 की ओर चलते हैं। 69 में क्या करा, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, बताइए। 1%, 5%, 0% या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? 69, 69 में 3, 0%। कितना? 0%। देखिए 69 में नाम के विपरीत जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती। यह तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण है। मतलब नाम है सिल्वर लेकिन सिल्वर है ही नहीं, क्योंकि जर्मन आगे लग गया है। इसलिए याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिर्फ नाम है जर्मन सिल्वर, सिल्वर रहता ही नहीं है। इसमें तांबा, जस्ता और निकल रहता है। ठीक है, 70 में क्या करा, 70 में करा कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? N2, CO2, SO2 या CO, बताइए। SO2। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, करा कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, बताइए। एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेल। कौन सा ऑप्शन सही है? 71 के 2, आइसोप्रीन। ठीक है, कह रहा है कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन यानी C5H8 का एक बहुलक यानी पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, 72 में क्या करा, इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरिथेन या पॉलीस्टाइरीन या पॉलीएमाइड। कौन सा ऑप्शन सही है 72 का? 72 का ऑप्शन नंबर 1 पॉलीकार्बोनेट। कौन सा सही होगा? पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, अब हम लोग 73 देखते हैं। इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। कौन सा ऑप्शन सही है 73 का? 4, समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है। बाकी स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश ये मछली नहीं है। ठीक है, देखिए स्टारफिश, जेलीफिश और डॉगफिश शार्क को छोड़कर अन्य संदर्भों में वैज्ञानिक रूप से मछली की श्रेणी में नहीं आती, जबकि समुद्री घोड़ा एक अस्थिल मछली है। देखिए इसमें फिश लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? फिश लगा हुआ है। स्टार फिश में भी फिश लगा हुआ है, जेली फिश में भी फिश लगा हुआ है और डॉग फिश में भी फिश लगा हुआ है। फिश लगा हुआ है लेकिन फिश है ही नहीं। और देखिए समुद्री घोड़ा में फिश लगा हुआ है नहीं, लेकिन समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है।
शार्क को छोड़कर, मतलब शार्क भी क्या है, मछली है, इसलिए कहा है कि स्टारफिश, जेलीफिश और डॉगफिश शार्क को छोड़कर अन्य संदर्भों में वैज्ञानिक रूप से मछली की श्रेणी में नहीं आती है। स्टारफिश, जेलीफिश और डॉगफिश जो है मछली की श्रेणी में नहीं आती, शार्क को छोड़कर, यानी शार्क मछली की श्रेणी में आती है। जबकि समुद्री घोड़ा एक अस्थिल मछली है, समुद्री घोड़ा भी मछली है, ठीक है। जिसमें फिश लगा हुआ है वो फिश है ही नहीं, इतना ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की ओर। सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है चुब, कुछ ही लिखा हुआ है, चीबुकास्थिक दंत के, चीबुकास्थिक दंत के, तालु दंत के, इवानीय दंत के या जंभिका दंत के। कौन सा ऑप्शन सही है 74 का? ऑप्शन नंबर 4, जन्भिका दंत के। कुछ होगा जन्भिका दंत के। देखिए कह रहा है जंभिका दंत के मैक्सिलरी टीथ सांपों में जंभिका दंत आंसर हुआ, जंभिका दंत के, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ। सांपों में विष दंत, सांपों में विष दंत यानी फैंक्स वास्तव में उनके ऊपरी जबड़े की हड्डी यानी मैक्सिला से जुड़े अंदर से खोखले या खांचेदार होते हैं, जो विष ग्रंथियों से जुड़े होते हैं ताकि काटते समय जहर क्या है, जहर शरीर में प्रवेश कर सके, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सेब के फल में लाली का कारण है, सेब के फल में लाली का कारण है, बताइए। एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन, जंथोफिल। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 एंथोसाइनिन। कौन सा ऑप्शन सही है? एंथोसाइनिन, ठीक है। देखिए पहला करा एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन यह एक प्राकृतिक रंजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पिगमेंट। यह एक प्राकृतिक रंजक यानी पिगमेंट है जो सेब के छिलके को लाल रंग प्रदान करता है। यह सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर सक्रिय होता है, यह सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर सक्रिय होता है, ठीक है। दूसरा देखिए लाइकोपिन, लाइकोपिन यह टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तीसरा कैरोटीन, कैरोटीन जो है यह मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है और उसे नारंगी रंग देता है, ठीक। अब चौथा जो है जैंथोफिल है। कौन है? जैंथोफिल। यह पौधों में पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, यह पौधों में पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो चारों समझ लिए, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन और जैंथोफिल, सब समझ लिए। तो हम लोग ने जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर 75, टोटल 75 क्वेश्चन डील कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में सेट 4 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।